हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता होगा, सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ईयर लॉन्ग क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें हम 22वां लेक्चर आज स्टडी करेंगे। इस 22वें लेक्चर में मैं ऋषिराज यादव आपका फिर से वेलकम करता हूँ। पढ़ाई अब अच्छे से चल रही होगी आप सभी की। जैसा कि मैं 21वें लेक्चर की बात करूँ तो 21वें लेक्चर में हमने 8 से 10 कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसके अलावा हमने लीवर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यकृत की बाह्य संरचना और हिपेटिक लोब्यूल की संरचना के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा पैनक्रिएटिक पार्ट, अग्नाशय के भाग के बारे में, उसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बातें की। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लीवर के फंक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे कि लीवर के क्या क्या फंक्शन हैं। देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझिए क्या क्या फंक्शन। लीवर के कार्य, जैसा कि याद हो हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं अभी, पाचन एवं अवशोषण से संबंधित कर रहे हैं। लीवर का कार्य, इस लीवर को जिगर के नाम से भी जानते हैं। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस। एक एक वर्ड समझिए ध्यान से क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब किसका सिंथेसिस हो रहा है। हमारे पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो जाए तो ग्लाइकोजेनेसिस हो जाए। ठीक है बेटा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब आपके पास कोई एमिनो एसिड है या आपके पास में कोई भी फैटी एसिड है, इनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोई भी नए सब्सटेंस है जैसे कि एमिनो एसिड और फैटी एसिड है, उससे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाए। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, आपके पास कोई भी लैक्टिक एसिड है और इस लैक्टिक एसिड से ग्लाइको, इसका मतलब ग्लाइकोजन। तीन वर्ड मैंने अभी डिफाइन किए हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लूकोज बन रहा है एमिनो एसिड और फैटी एसिड से। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है लैक्टिक एसिड से। ये काम लीवर का है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब देखो ये जेनेसिस था, ये जीनोलाइसिस है। इसका मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज बनेगा, इसी को बोल रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोबारा देखिए चारों वर्ड क्या है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन टूट गया है, ग्लाइकोजन का लाइसिस हो गया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, कुछ नए सब्सटेंस हैं लैक्टिक एसिड, जैसे हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है एमिनो एसिड और फैटी एसिड से। ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज। क्लियर है? चार फंक्शन हो गए। नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग।
फॉर एग्जाम्पल प्रूसिक एसिड है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसी को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? लीवर। इसी को बोल रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का श्रावण। हिपेरिन क्या है? ये एक मानव में पाया जाने वाला प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। ये क्या होता है बेटा? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का मतलब है जब भी हमारे चोट लगती है तो हमारा ब्लड बाहर आता है, कुछ समय के बाद में वो ब्लड आना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं रक्त का स्कंदन होना। जब हमारे चोट लगी तब ब्लड बाहर आया, तब उसका स्कंदन हुआ, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है, वो स्कंदन नहीं हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन उपस्थित है। वो हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का काम करती है, जिससे रक्त में बहता ब्लड जो है उसका जमाव नहीं हो पाता है, लेकिन जब चोट लग जाती है तब उसका जमाव हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इस हिपेरिन को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो हिपेरिन का श्रावण भी कौन करेगा? लीवर। नेक्स्ट देखिए, स्टोरेज ऑफ फैट, लिपिड का सिंथेसिस करने का काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि एडिपोसाइट जो होती है, एडिपोसाइट एंड हिपेटोसाइट, ये हिपेटोसाइट जो है इसका रोल है हमारी बॉडी में लिपिड का, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाना, और एडिपोसाइट क्या है? उसको स्टोरेज करवाना। तो स्टोरेज ऑफ फैट या वसा का संग्रह जो होता है वो भी कहां पर हो रहा है? लीवर में। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, तो उनका ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस या उनका संश्लेषण करने का काम भी कौन कर रहा है? लीवर। लेकिन गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, गामा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस नहीं कर पाता। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, इसको भी ध्यान से समझे बेटा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का सिंथेसिस कैसे हो? हम कोई भी गाजर खाते हैं, हम कोई भी सुनहरा चावल, गोल्डन राइस या पपीता शरीर में, गाजर गई या सुनहरा चावल या पपीता शरीर में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो इनके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन है, ये लीवर की वजह से ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, और जिसे हम बोलते हैं रेटिनोल। ये जो रेटिनोल है ये अल्कोहलिक फॉर्म है, इसी की दूसरी फॉर्म होती है रेटिनेल। और आपको पता है
रेटिनेल यदि ऑक्सिन से मिल जाए तो हमारे रोडोप्सिन का फॉर्मेशन होता है, और रोडोप्सिन नाइट में विजन के लिए जिम्मेदार होता है। रात में देखने के लिए रोडोप्सिन कहाँ बनेगा? रोड्स के अंदर, जिन्हें बोलते हैं हम शलाकाएं। तो हमारी बॉडी में यदि बीटा कैरोटीन नहीं होगा तो इसका कन्वर्जन इसमें नहीं होगा, तो विटामिन ए नहीं बनेगा, तो हमें रात में दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है। तो गाजर और सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन यदि है तो लीवर भी है तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और ये नहीं है शरीर के अंदर तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जिसमें रात में दिखाई देना कम हो जाता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण करने में भी रोल किसका है? लीवर का। नेक्स्ट देखें, सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। इसका मतलब श्रावण एवं संश्लेषण किसका? पीत रस का। बाइल जूस का श्रावण और संश्लेषण। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइल जूस है क्या। तो बाइल जूस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसे स्यूडो डाइजेस्टिव जूस या आभासी पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। मोर देन 90% इसके अंदर वाटर है। इसके अलावा इसके पास में बाइल साल्ट या जिसे हम बोलते हैं पीत लवण पाए जाते हैं। और पीत लवण दो प्रकार के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक जिसे हम बोल रहे हैं कार्बनिक। कार्बनिक की फॉर्म में सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट और सोडियम पोटेशियम के टोरोपोलेट ये पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक की फॉर्म में यहाँ पर बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है और फॉस्फेट है। ये सभी इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पीत वर्णक। और ये बिलीरुबिन जो येलो कलर का होता है और बिलवर्डिन जो ग्रीन कलर का होता है। ये बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। तो मोर देन 90% वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड लेसिथिन ये पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, इसका रोल क्या है। ये मैं सब चीजें इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है स्यूडो डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं है। तो यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं, तो फिर क्या है? इसके पास मोर देन 90% वाटर है, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन है। अब जितने भी बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट जो हैं, ये बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट जो भी हैं, इनका मेजर रोल क्या है वो समझना जरूरी है।
बाइल पिगमेंट तो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं येलो और ग्रीन, और बाइल साल्ट जो है वो लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब इनका रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस। और इसका काम क्या है? वसा का पायसीकरण करने के साथ साथ लाइपेज जो एंजाइम है उस लाइपेज की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास ये है और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो इसके पास में एंजाइम काम करने के लिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाता है। तो बड़े को यदि छोटे में तोड़ा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया है, तो उससे इस लाइपेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जाए बाइल जूस का निर्माण और श्रावण या संश्लेषण और श्रावण किसने किया? लीवर ने। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइल जूस का स्टोरेज कौन करता है? किसका? बाइल का स्टोरेज, बाइल का संग्रह कौन करता है? तो आंसर आएगा गोल ब्लेडर, जिसे हम बोल रहे हैं पित्ताशय। क्लियर है मेरी बात यहां पे? तो आपसे बाइल जूस के कंपोजिशन भी पूछ सकता है, बाइल जूस किसने सीक्रेट किया और कहाँ स्टोरेज हो रहा है ये भी पूछ सकता है, और बाइल जूस को स्यूडो डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा जाता है, और बाइल जूस का क्या क्या फंक्शन है वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखें, डी एमिनेशन। नेक्स्ट है डी एमिनेशन। इसका मीनिंग क्या है ये भी समझो। डी एमिनेशन की बात की जा रही है। डी एमिनेशन का मतलब होता है एमिनो एसिड्स हैं, और इन एमिनो एसिड से किसका फॉर्मेशन करना? अमोनिया का फॉर्मेशन करना। अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या फायदा होगा? जैसा कि आपको पता है अमोनिया है, जैसा कि आपको पता है यूरिया है, जैसा कि आपको पता है यूरिक एसिड है। ये अलग अलग यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया है। तो इन तीनों में देखा जाए तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड जो है वो लिस्ट टॉक्सिक है। लिस्ट टॉक्सिक का मतलब सबसे कम, और सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? अमोनिया। तो इसे हम कम टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मानव यूरियोटेलिक प्राणी है। तो जो अमोनिया बना, इस अमोनिया का एक NH3 दूसरा NH3 और ये कंबाइन हो जाता है NH3 और NH3 CO2 मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है। तो अमोनिया 1, अमोनिया 2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है। इसको बॉडी से बाहर जब इलिमिनेट करते हैं तो क्या बनता है? NH2CO, NH2 और वाटर। ये जो है ये क्या है? यूरिया। इसका मतलब
डीएमिनेशन क्यों किया उसने? एमिनो एसिड से अमोनिया बना दिया, और उस अमोनिया के बाद में अमोनिया के 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है? यूरिया। इसका मतलब मैं एक फंक्शन और भी लिख सकता हूं, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? लीवर में। बट इलिमिनेट कौन करेगा? इलिमिनेट का मतलब होता है निष्कासन। इसका निष्कासन कहां से होगा? किडनी से। तो आपसे कहा जाए शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? लीवर के अंदर। लेकिन उसे हमारे शरीर के कौन सा भाग, वृक्क या किडनी है, उसको निष्कासित करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड मीन्स हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करेगा? जैसे कि आपको पता है कि इसके पास में फैगोसिटिक सेल्स पाई जाती है। लीवर के अंदर फैगोसिटिक सेल मीन्स वक्षकाण्विक कोशिका पाई जाती है। और जो ये फैगोसिटिक सेल है, ये फैगोसिटिक सेल क्या काम कर रही है? ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करने का काम करेगी। तो हम कह सकते हैं ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। और यहां पर पाई जाने वाले वक्षकाण्विक कोशिकाओं को नाम क्या दे रहे हैं हम? कुफर सेल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लीवर में पाई जाने वाली वक्षकाण्विक कोशिकाओं का नाम बताएं। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ योक। इसका मतलब है पीतक का निर्माण और संश्लेषण। अब ये क्या है पीतक? आपने देखा होगा एग जब भी ओपन करते हैं एग को, तो उसके अंदर पीला पदार्थ होता है। उस पीले पदार्थ को क्या बोलते हैं? पीतक। और ये जो पीतक है, जो पीला पदार्थ है, इसका कुछ पार्ट एग खुद सिंथेसाइज करता है और इसका मैक्सिमम भाग कौन बनाता है? लीवर। तो योग का सिंथेसिस भी यही कर। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन का मतलब रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करना। एरिथ्रोपोइसिस आपको पता है बॉडी के अंदर सबसे पहले योक सैक, इसके बाद लीवर है, स्प्लीन है, ये सभी काम करते हैं। और धीरे धीरे अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो बोन मैरो या जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो मानव के अंदर सबसे पहले रक्त का निर्माण यहां पर होता है। धीरे धीरे ये ट्रांजिशन फेज करते हैं और जब वो वयस्क मानव हो जाता है तो वयस्क मानव के अंदर रक्त का निर्माण, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो अस्थियों में भरा होता है। हाँ, तो लीवर का रोल किसमें है? ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी। इसका मतलब भ्रूणीय काल के दौरान जब भी बच्चा जन्म लेगा तो शुरुआती तौर पर जब ब्लड का निर्माण कहां पर होगा? तो शुरुआती तौर पर सबसे पहले तो योक सैक करता है, लेकिन ट्रांजिशन फेज में कौन करेगा? लीवर या स्प्लीन। आपको पता है 2-3 प्रकार के विटामिन हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? बी एंड सी।
और फैट सॉल्युबल कौन कौन से, ए, डी, ई और, तो इनका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इनका संग्रह करने का काम भी कौन कर रहा है, लीवर। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण। रक्त स्कंदन कारक, रक्त स्कंदन कारक जो हैं वो टोटल कितने हैं, 13 हैं। उनमें से फैक्टर नंबर 6 को हटा दिया गया है, तो अभी टोटल में देखा जाए तो कितना है, 12। उनमें से सभी को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है रोमन लेटर में, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये पहला, दूसरा, पांचवा, 9वां और 10वां, ये रक्त स्कंदन कारक जो हैं उनका निर्माण कौन करता है, लीवर। ध्यान रहे बेटा, रक्त स्कंदन कारकों का रोल कहाँ होगा, जब भी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए रक्त स्कंदन कारकों का बहुत मेजर रोल होता है। इसलिए उन रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण कौन करता है, लीवर। एंजाइम सिक्रेशन, बहुत सारे एंजाइम हैं जो हमारे डाइजेशन में रोल करते हैं। तो इस तरीके के जैसे साइटोक्रोम वगैरह हैं, पेरोक्सीडेजेज एंजाइम है, तो ये जो एंजाइम है उन एंजाइम का श्रावण भी कौन करता है, लीवर। तो मैंने लगभग आपको 17 से 18 जो फंक्शन है वो सारे के सारे किससे रिलेटेड बताए हैं, लीवर से संबंधित बताए हैं। और इस लीवर का मेजर रोल है, जब भी कोई व्यक्ति एक्सेस अल्कोहल का कंज्यूम कर लेगा, कोई अत्यधिक शराब का सेवन कर लेगा, तो इस लीवर का रिपेयरिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है लीवर के अंदर, लेकिन वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म खराब हो गई, तो ऐसे केस में यकृत डैमेज हो जाता है, तो ऐसे केस में लीवर सिरोसिस या ग्लिसोनियन सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो लीवर डैमेज होता है तो कौन सा, लीवर सिरोसिस, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्लिसोनियन सिरोसिस। ये जो है लीवर सिरोसिस या ग्लिसोनियन सिरोसिस किससे रिलेटेड है, एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करने से, अत्यधिक शराब के सेवन से ये हो गया। तो बहुत सारे फंक्शन है, किसी भी तरीके का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है लीवर के बारे में। क्लियर। तो बेटा हमारी बात ये चल रही थी कि ड्यूडेनम भाग में या ग्रहणी भाग में मैक्सिमम डाइजेशन पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है, तो बात चल रही थी ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। अत्यधिक पाचन होता है। तो ग्रहणी भाग में कौन कौन से जूस मिले हमें, बाइल जूस, और कौन सा जूस मिला यहां पे, पैनक्रिएटिक जूस, पीत रस, अग्नासी रस और इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस, इसी को नाम दिया था सक्कस एंटेरिकस। देखिए बेटा ध्यान से, क्या है
इसे बोलते हैं पीतरस, इसे बोलते हैं अग्नासी रस, और इसे बोलते हैं आंतरीय रस। जब तक इन सब के घटक पता नहीं लगेंगे तब तक हम इसका पाचन नहीं करा सकते। मैक्सिमम डाइजेशन वाली स्टेप देखिए। तो सबसे पहले हम इंटेस्टाइनल जूस के कंपोजिशन देखते हैं। आंतरीय रस क्या है, जिसे बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। आंतरीय रस में क्या क्या है? हमारे पास डाइपेप्टाइडेज है, डाइसैकराइडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज। ये आंतरीय रस के पार्ट है, और इस आंतरीय रस की जो पीएच है वो एल्कलाइन है, क्षारीय। अब देखिए बेटा, डाइपेप्टाइडेज क्या है? आपके पास में ये है, एक एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड है, इस तरीके से दो जुड़े हुए हैं। इस डाइपेप्टाइडेज ने यहां पर काम किया, तो रिजल्टेंट में क्या बनेगा? एमिनो एसिड। डाइसैकराइड क्या करेगा? आपके पास में शुगर मॉलिक्यूल एक है, ये शुगर मॉलिक्यूल दूसरा है, इस शुगर मॉलिक्यूल के यहां पर काम करेगा तो आपके पास शुगर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल, जहां पर दो शुगर मॉलिक्यूल हैं, माल्टोज है, मेरे पास लैक्टोज है, मेरे पास सुक्रोज है। ये यदि मैंने आपको ये कहा कि दो शुगर मॉलिक्यूल यहां पर है सुक्रोज में, तो सुक्रोज में क्या क्या है? एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज। तो यहां पर कौन काम करेगा? डाइसैकराइडेज, और उसे नाम देते हैं सुक्रेज, या इसी का नाम है इन्वर्टेज, क्योंकि सुक्रोज का दूसरा नाम इन्वर्ट शुगर भी है। तो ये सुक्रेज इन्वर्टेज क्या है? एक डाइसैकराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकराइड है। लैक्टोज है, इस पे कौन काम करेगा? इस पे काम करेगा लैक्टेज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा। माल्टोज है, यहां पर कौन काम करेगा? माल्टेज, और माल्टेज काम करके शुगर मॉलिक्यूल दो बनाएगा, एक ग्लूकोज प्लस दूसरा भी ग्लूकोज। तो देखिए बेटा, ये जितने भी मैं बात कर रहा हूं, यदि सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज पर काम करेगा तो दो यूनिट मिल गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टेज लैक्टोज पे काम करेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और माल्टेज यदि काम करेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये जितने भी मैंने बात की, चाहे वो सुक्रेज है, चाहे वो लैक्टेज है, चाहे वो माल्टेज है, वो क्या है? डाइसैकराइड। दोबारा देखें, डाइपेप्टाइडेज दो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़कर एक एक एमिनो एसिड बनाएगा। डाइसैकराइडेज दो ग्लूकोज के यूनिट को तोड़कर एक एक ग्लूकोज की यूनिट बनाएगा, मीन शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा। लाइपेज ये लिपिड के डाइजेशन में
हेल्प करेगा और डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करेगा। बेटा मैं बात कर रहा हूं बार बार आपसे, आंतरिक रस या इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस जिसमें मोर देन 90% वाटर है और एंजाइम की फॉर्म में पहला है डाइपेप्टाइडेज, उसने डाइपेप्टाइड को तोड़ दिया, एमिनो एसिड बना दिया। दूसरा है डाइसैकेराइडेज, उसने डाइसैकेराइड को तोड़ दिया, मोनोसैकेराइड यूनिट्स बना दी। लाइपेज, उसने डाइग्लिसराइड है उसको तोड़कर मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दी। और न्यूक्लियोसाइडेज, ये क्या काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड पर काम करता है। न्यूक्लियोसाइड पर जैसे काम करेगा तो एक साइड में यूनिट बनाएगा नाइट्रोजिनस बेस और दूसरी साइड में यूनिट बनाएगा पेंटोज शुगर। क्लियर है? डाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। हमने डाइपेप्टाइड को एक अमीनो एसिड में बना लिया, हमने डाइसैकेराइड को एक एक शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर लिया, लाइपेज को हमने उसकी मोनोमर यूनिट में लेकर आ गए लिपिड डाइजेशन करवाकर। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड पर काम करेगा तो नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर मिल जाएगा। ये तो कंपोजिशन किसका था? इंटेस्टाइनल जूस का। और इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या काम करेगी वो मैंने बातें बताई। नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा पैनक्रिएटिक जूस का। पैनक्रिएटिक जूस में भी क्या क्या पार्ट? इस पैनक्रिएटिक जूस में मोर देन 90% वाटर है। इसके अलावा इसकी पीएच भी एल्कलाइन है, मीन्स क्षारीय। और अग्नाशी रस में क्या क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों चीजें हैं बेटा। चाहे मैं इसकी बात करूं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जहां प्रो वर्ड लगा हुआ है, इनएक्टिव है। काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी इनएक्टिव है, ट्रिप्सिनोजन ये भी इनएक्टिव, ये सभी इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। तो सबसे पहले एक अदर फैक्टर और काम करता है जो आंतरीय श्लेष्मा से स्रावित होता है। आंतरीय श्लेष्मा से स्रावित क्या हो रहा है? आंतरीय श्लेष्मा से स्रावित हो रहा है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। सबसे पहले ये एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन जो है इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का काम कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज। लेकिन याद रहे ये पैनक्रिएटिक जूस का पार्ट नहीं है।
जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में चेंज हो गया, अब ये जो ट्रिप्सिन बनेगा ये इनको भी एक्टिवेट कर देगा, तो काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है? प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड। तो अग्नासी रस का एक भाग तो ये होगा। इसके अलावा और क्या होता है अग्नासी रस में? इस अग्नासी रस में है पैनक्रिएटिक लाइपेज, जो क्या करेगा? लिपिड का डाइजेशन करवाएगा। लिपिड डाइजेशन से संबंधित है। जहां पर भी आपको ट्राइग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड जो यूनिट मिलेंगे, उसको ट्राइग्लिसराइड को डाई में और डाई को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसका मतलब आपके पास ट्राइग्लिसराइड मिला, ट्राई को किसमें? डाई में, और डाई को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो देखो कितने घटक हो गए? 1 2 3 4। और कौन सा घटक है इसका? पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज। पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज किस पे काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड पर, न्यूक्लिक अम्ल पर काम करेगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है, और इसके ऊपर काम करेगा। पैनक्रिएटिक लाइपेज मिल गया, ट्रिप्सिनोजन मिल गया, काइमोट्रिप्सिनोजन मिल गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज मिल गया, पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज मिल गया, और कौन सा कंपोजिशन है? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। और ये जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, ये कहां पर काम करेगा? पॉलीसेकेराइड है, उन पॉलीसेकेराइड यूनिट को डाइसेकेराइड यूनिट में तोड़ने का काम करेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन का क्या क्या पार्ट जो मेन रोल है। तो देखो आपको 6 पार्ट मिले हैं। पैनक्रिएटिक लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड को डाई और डाइग्लिसराइड को मोनो में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये निष्क्रिय हैं, तो इनको सबसे पहले आंतरिक लेस्मा का एंटेरोकाइनेज है, वो इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करेगा। एक्टिवेट हो गया, प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता करेंगे। पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए है, उनका डाइजेशन कराने में मदद करेंगे। और पैनक्रिएटिक एमाइलेज है जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइडेज में, इस एमाइलेज को एमाइलोप्सिन भी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? तीसरा पार्ट है बाइल जूस। और बाइल जूस का पार्ट मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया लीवर के फंक्शन में, कि बाइल जूस में बाइल साल्ट भी या पीत लवण भी होते हैं, और बाइल पिगमेंट पीत वर्णक भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल ये सभी होते हैं। और इस बाइल जूस का मेजर रोल क्या है? वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और लाइपेज की एक्टिविटी को इनहेंस करना, मीन्स लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाना। तो ये भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अभी बताया था मैंने, मोर देन 90% वाटर है, और क्या है इसके अंदर? बाइल पिगमेंट मीन्स पीत वर्णक है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। और क्या है इसके अलावा? बाइल साल्ट है, पीत लवण, और क्या है इसके अलावा? फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन है, कोलेस्ट्रॉल।
ये सभी चीजें। और इस बाइल जूस का कोई एंजाइम ना होने की वजह से स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम भी नाम रखा गया है। इसका मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन इसका अहम भूमिका है डाइजेशन में। क्या है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण करना, और दूसरा लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाना। ये मेजर रोल है। तो बेटा आज जो मैंने क्या क्या बातें की हैं, आज मैंने सबसे पहले आपको लीवर से संबंधित बातें बताई कि लीवर का क्या क्या रोल है। तो बहुत सारे रोल बताए मैंने। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ये बातें। इसके अलावा मैंने बताया कि यूरिया का फॉर्मेशन भी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी, डीएमिनेशन भी, एरिथ्रोपोइसिस भी, फॉर्मेशन ऑफ योक भी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी, बहुत सारे लगभग 17 to 18 मैंने उनके फंक्शन के बारे में बातें की। उसके बाद मैंने ये बताया कि मैक्सिमम डाइजेशन क्यों पॉसिबल हुआ। तो मैक्सिमम डाइजेशन इसलिए पॉसिबल हुआ ड्यूडेनम भाग में, क्योंकि उस ड्यूडेनम भाग में बाइल जूस भी आ गया। बाइल जूस के कंपोजिशन ये सारे हैं। पैनक्रिएटिक जूस, उसके कंपोजिशन मैंने बताया कि वो पैनक्रिएटिक जूस कंपोजिशन से या घटक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पैनक्रिएटिक जूस, अग्नासी रस के घटकों के बारे में पता लगा आपको। इसके अलावा आपको इंटेस्टाइनल जूस के घटकों के बारे में पता लगा कि आंतरिक रस या सक्कस एंटेरिकस क्या है। ये सभी के सभी रस एक साथ में ड्यूडेनम भाग में आते हैं। जब ड्यूडेनम भाग में ये आए तो ये सभी डाइजेशन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ड्यूडेनम भाग में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का पाचन संभव हो पाता है। किसी भी एक पार्ट को हटा दिया जाए तो पाचन संभव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उस केस में बॉडी के अंदर इनडाइजेशन या एपच जैसी कंडीशन बनी रहेगी। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पैनक्रिएटिक जूस से जितने भी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं तो फिर ये पैनक्रियाज में काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। पैनक्रियाज से, मैंने अभी बताया आपको, पैनक्रियाज से जब ये एंजाइम रिलीज होते हैं तो पैनक्रियाज से निष्क्रिय अवस्था में रिलीज होते हैं। तो पहले इनको जैसे ही निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय में बदला जाता है तब तक ये ड्यूडेनम में आ चुके होते हैं, और वहां पर सक्रिय होते ही ये भोजन के जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते। क्लियर है मेरी बात? तो आज जो बातें की है मैंने, लीवर के कार्य कौन कौन से हैं या फंक्शन कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके अलावा आंतरिक रस के घटक क्या है याद रखें। एनसीईआरटी में भी लेबल करें कि क्या क्या दे रखा है, मैंने क्या क्या बताया है। पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या है, अग्नासी रस के कौन कौन से घटक हैं ये भी याद रखें। 6 घटक हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम बताया है। बाइल जूस मीन्स पीत रस के क्या क्या घटक है, पीत रस का मेजर रोल क्या है ये भी पता होना चाहिए। आज जितना भी हमने पढ़ा है उस सब में जो घटक के बारे में बात कर रहा हूँ इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा गया देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन पूछा नीट 2017 में, निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नासी रस के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नासी रस, इसका मतलब बेटा किसकी बात कर रहा हो, पैनक्रिएटिक जूस, उसकी बात करें, के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है। या तो पैनक्रिएटिक जूस के सभी कंपोजिशन दे दे या उनमें से कुछ दे दे। अब देखो, पहला है एमाइलेज। एमाइलेज तो ठीक है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज सही, ट्रिप्सिनोजन भी ठीक है, लेकिन पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का भाग है, माल्टेज इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट, गलत हो गया। यहां पर पेप्सिन और रेनिन ये जठर रस के भाग, यहां पर रेनिन जठर रस का भाग है, लाइपेज सही है, एमाइलेज पैनक्रिएटिक लाइपेज है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देन द करेक्ट आंसर क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो रस बता रहा हूं मैं, चाहे वो अग्नासी रस हो, चाहे वो पीत रस हो, चाहे वो आंतरी रस हो, चाहे वो जठर रस हो, इन सभी के घटक जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी 23वां लेक्चर होगा, तब हम इसी से आगे और बातें करें। थैंक यू सो मच।